बाजार एक बार फिर से लोगों को डराने लगा है। पिछले एक हफ्ते में सेंसेक्स 1370 पॉइंट गिर गया, निफ्टी 415 पॉइंट गिर गया और कई जानकार तो ये कह रहे हैं कि अभी और गिरावट की आशंका है। ऐसे में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? उधर एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में भर भर के लोग पैसा डाल रहे हैं और पिछले महीने यानी जून में तो रिकॉर्ड 27,000 करोड़ रुपए को भी पार कर गया। अगर अभी आप एसआईपी कर रहे हैं तो क्या करें और नहीं कर रहे हैं तो क्या करें? और तीसरी बात, सेबी की एक ताज़ा रिपोर्ट आई है जिसने बड़ी भयावह तस्वीर पेश की है। फिर से ये हर साल रिपोर्ट आती है, लेकिन उस रिपोर्ट से हम लोग कुछ सबक नहीं सीखते हैं, जो कह रही है कि बीते कारोबारी साल में एफएनओ ट्रेडिंग से करीब 1,06,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स को, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को। आखिर इससे कैसे बचें? तो आवाज़ अड्डा में आज हम इन 3 मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और किसी भी तरीके से आप शेयर बाजार से जुड़े हैं तो इन 3 मुद्दों से आप जरूर जुड़े होंगे। तो अगले 1 घंटे तक कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि इन मुद्दों पर हमारे साथ जो बातचीत करने वाले लोग हैं बड़े विशेष मेहमान हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट सुनील सुवर्णम साहब हैं, कैपग्रो कैपिटल एडवाइजर्स के फाउंडर और सीआईओ अरुण मल्होत्रा साहब कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। एनसीड कैपिटल के पार्टनर अनुराग सिंह साहब हैं और जियोजित इन्वेस्टमेंट के सीनियर वीपी गौरांग शाह साहब हैं और साथ में हमारे मैनेजिंग एडिटर अनु सिंघल जी। शुरुआत में अनु सिंघल जी आपसे करना चाहूँगा कि पिछले एक हफ्ते में बाजार ने जो चाल दिखाई और बाद में बाजार जिस पोजीशन पे आकर रुका, इसको क्या कहा जाए? अगर एक लाइन में कहना चाहूँ तो इसको क्या कहूँ, बाजार सहमा हुआ है या फिर बाजार डरा हुआ है? लक्ष्मण जी, ये सवाल आपने मुझसे 2 दिन पहले पूछा होता तो मैं कहता कि बाजार ठहरा हुआ है। आज आप ये सवाल पूछेंगे तो मुझे कहना होगा कि बाज़ार में आज एक नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा अर्निंग्स लेड है ये। आप देखिए, बाज़ार चल रहा था 1 महीने पहले, एक अच्छा मूव आया बाज़ार में। बाज़ार में थकावट कब से शुरू हुई? जब वो ऑटो सेल्स के डेटा आए उसके बाद, और उसके बाद जब कंपनियों के क्वार्टरली अपडेट्स आए। और एक चीज़ क्लियर हो गई थी कि ये जो Q1 का अर्निंग सीज़न है, इसमें आप बहुत ज़्यादा अच्छी रिकवरी की उम्मीद ना रखें। मार्केट की रैली एक होप रैली थी कि Q1 का अर्निंग सीज़न अच्छा होगा, लेकिन अब तक देखकर लग रहा है कि नहीं, इस बार भी वही होने वाला है। कुछ कंपनियां इधर उधर अच्छे नंबर ले आएंगी, लेकिन एग्रीगेट लेवल पर इकॉनमी शायद अभी भी पटरी पर नहीं आई है। इंडिया इंक अभी भी शायद पटरी पर नहीं आया है और इस वजह से मार्केट ने वो ब्रेकडाउन दिखाया। कल हम रेंज के एकदम लोअर एंड पर जाकर बंद हुए थे 25,350 पर, और आज जिस तरीके से हम पहले हमने रिकवरी की कोशिश की, वहीं पर हम फेल हुए, और जिस तरीके से हम 25,150 की तरफ गए, वो थोड़ा दिक्कत का मामला था। और अब अगर हम 25,050 तोड़ देंगे तो जो पूरी रैली 24,700 से शुरू हुई थी, उसके टूटने का रिस्क बढ़ जाएगा। इसके टूटने का रिस्क बढ़ गया है और अर्निंग सीजन जो है इस बार भी बाजार को बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं देने वाला है। सुनील सुवर्णम साहब, आप कई बार चर्चा कर चुके हैं अर्निंग सीजन की पहले भी, इस बार की रीडिंग क्या कहती है आपकी? ये रीडिंग कहती है कि नंबर्स जो उम्मीद थे उतने हिसाब से नहीं है, और इसका एक कारण मैं सोच रहा हूँ कि जो 1 लाख करोड़ का गिव अवे था, तो शायद लोगों ने अभी तक खर्चा करने का मूड बनाया नहीं है, इसलिए ऑटो के नंबर की बात करें। और बैंक के भी मैंने आंकड़े देखे, नॉट दी अर्निंग्स बट देखे तो डिपॉजिट ग्रोथ अच्छी हुई है, मगर लेंडिंग ग्रोथ उतना नहीं हुआ है। तो ये दोनों को हम कोरिलेट करेंगे तो लोग अभी भी थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं खर्चा करने के लिए, यानी एक कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस अभी वापस नहीं आया है, भले ही पैसे उसके हाथ में आए। इसलिए आपने देखा कि एसआईपी आंकड़े बढ़ रहे हैं और इंडस्ट्री के फ्लोज भी 19,000 से 27,000 बढ़ गई। तो ये सब कह रहे हैं कि लोग अभी सावधान है, कॉशियस है, इन्वेस्टमेंट और सेविंग में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, खर्चे पे ऊपर इतना भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो शायद वो उसका असर आपको पूरी अर्निंग सीजन, जहाँ पे कंज्यूमर ओरिएंटेड फोकस्ड कंपनीज है, शायद उनमें आपको ये एक दबाव का इम्पैक्ट दिखेगा। तो ये एक अर्ली रीडिंग, जैसे अनुज जी कह रहे थे, अर्ली रीडिंग यही लग रहा है कि लोगों का कॉन्फिडेंस खर्चा भरने में नहीं है। और उसके साथ जो इन्फ्लेशन की कटौती हो रही है ना, शायद कॉर्पोरेट्स को उसका एक कॉस्ट का बेनिफिट तो दिखना चाहिए, मगर सेम टाइम एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए भी उनको, अगर लो इन्फ्लेशन है तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट का भी सोचेंगे, क्योंकि अनलेस सबको एक नॉमिनल ग्रोथ बढ़ती है देश में, अब खर्चा उतना नहीं बढ़ेगा। तो ये एक नेगेटिव इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन मैं कहूंगा, क्योंकि इन्फ्लेशन नहीं होता है तो क्या होता है कि वो एक कॉर्पोरेट्स को भी एक कॉन्फिडेंस नहीं होती है कि फ्यूचर की ग्रोथ अच्छी आएगी। नॉर्मली ईपीएस ग्रोथ नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ से कोरिलेट होता है।
तो शायद वेट एंड वॉच, अभी बहुत अर्ली डेज है, बस 1-2 दिन ही हुए हैं, मगर इनिशियल आउटलुक ऐसे ही लग रहा है कि थोड़ी अर्निंग सीजन की जो उम्मीदें थी, शायद उतनी अच्छी नहीं आएगी। और खास करके एक और चीज़ है कि गाइडेंस क्या दे रहे हैं लोग? क्योंकि एक है नंबर जो क्वार्टर का, बीते हुए क्वार्टर का हुआ, और क्या उनको ऑर्डर बुक अच्छी दिख रही है? ये खबर शायद आके थोड़ी मार्केट को राहत दिला सकती है, अगर ऐसी खबर आई तो। तो उसके लिए अभी ट्रैक करना पड़ेगा मेरे ख्याल में। हालांकि इस बार आप देखें तो जो कंजम्पशन को जो पुश करती है चीज़ें, उसमें एक फेस्टिव सीजन का बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। इस बार सारे फेस्टिव सीजन, दशहरा, दीपावली थोड़े से पहले हो रहे हैं, जो आमतौर पर जो होते थे पिछले साल के मुकाबले देखो थोड़ा सा पहले हो रहे हैं। तो इन सब का असर आपको लगता है अगले अर्निंग सीजन में देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक जो इंडिकेशन है वो बहुत इनकरेजिंग नहीं है। गौरांग शाह साहब, आपकी भी रीडिंग यही है? धन्यवाद लक्ष्मण जी, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए सभी को प्रणाम और शुभ संध्या हमारे तरफ से। देखिए, इस आपको भी प्रणाम, स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। तो जो भी अभी तो टीसीएस के नतीजे हमने कल देखे हैं, शुरुआत हुई, पर्दे उठे हैं पहली तिमाही के नतीजों के इस नए वित्तीय वर्ष में। थोड़ा समय देना चाहिए मेरे ख्याल से। आकलन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और नतीजे आते जाएंगे, उसके पश्चात हम आकलन करेंगे। जहां तक आपका प्रश्न है, मेरा ये मानना है कि खपत से जुड़ी हुई जमीनी स्तर पर सकारात्मक संकेत, जो अगर हमारा अनुमान सही है, तो वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी कि इस वित्तीय वर्ष के तीसरी तिमाही के आसपास आपको जमीनी स्तर पर इसका सकारात्मक असर होता हुआ नजर आएगा। ये कारण ये है कि एक तो बजट में जो थोड़ी बहुत रियायत दी है माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारामन जी ने, 12,75,000 तक कर आपको नहीं भरना है। दूसरी, मेघराज का आशीर्वाद 1 हफ्ता 10 दिन पहले पूर्ण भारतवर्ष में फैल गया है। अनुमान ये रखते हैं कि फैलाव अच्छी तरीके से हो, जिससे ग्रामीण, मध्यम ग्रामीण इलाकों में जहां पर हमारे किसान भाई बहन हैं, कृषि उद्योग से जुड़े हुए हैं, फसल की पैदावार अच्छी होगी, पैदावार मंडी में बिकेगी, मंडी में बिकने के बाद डायरेक्ट कैश ट्रांसफर बेनिफिट के द्वारा उनके खाते में पैसे आएंगे, खर्च करने की ताकत बढ़ जाएगी। लागत खर्च जो पहले पहले के कुछ वित्तीय वर्ष में ऊपर के तरफ थे, वो अब नीचे आए हैं, यानी कि लागत खर्च कम हुआ है। कच्चे तेल के दाम भी नीचे आए हैं और शायद अनुमान है, जिस तरीके से ओपेक प्लस देश अपना उत्पादन बढ़ाए और खपत को लेकर के इतने कोई बड़े संकेत नहीं लग रहे, तो कच्चे तेल के दाम नीचे रहते। तो ये सब संकेत जो है, हमें लग रहा है कि खपत से जुड़ी हुई है। मतलब खपत में अब 2 हिस्से हो जाते हैं, एक है डिस्क्रिशनरी, दूसरा है नॉन डिस्क्रिशनरी। तो नॉन डिस्क्रिशनरी में आपका एफएमसीजी आता है, डिस्क्रिशनरी में आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल, एंट्री लेवल, टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, यूटिलिटी व्हीकल, कार्स वगैरह आ जाते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी वगैरह। तो हमारा मानता है कि ये जो जमीनी स्तर पर है, आपको शायद दूसरी तीसरी तिमाही के आसपास सुधरता हुआ नजर आएगा। अब इसके लिए आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आपको चुनिंदा जो दिग्गज कंपनियां हैं, कुछ मझौली कंपनियां हैं एफएमसीजी क्षेत्र की, डिस्क्रिशनरी, नॉन डिस्क्रिशनरी, वहां पर आपको ध्यान देना चाहिए। और एक वास्तविकता यह है लक्ष्मण जी कि भारत देश खपत से चलने वाला था, है और रहेगा। ये सिर्फ भारत ही नहीं मानता, दुनिया भर के दुनिया मानती है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। यही वजह कोई यहाँ पे हर कोई एक बहुत ही पॉजिटिव निगाह से देखता है। अनुराग सिंह साहब, ये जो गौरांग शाह जी जो फैक्टर बता रहे थे, कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो आशा रखने के लिए, उम्मीद के लिए, वो फैक्टर आपको कितना मजबूत दिख रहा है बाजार को सहारा देने के लिए? लक्ष्मण जी, एक तो हम कई बार बात करते हैं, अंग्रेजी चैनल्स पे कुछ सुनते हैं कई बार, तो ये कमेंट यूजुअली कहते हैं कि यार पता नहीं क्या इंग्लिश में बोल गया, समझ ही नहीं आया। अब गौरांग जी के बारे में तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि पता नहीं क्या हिंदी में बोल गए, कई बार आधी समझ आई, आधी नहीं समझ आई। बट बहरहाल मतलब दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट उनकी। गौरांग जी ये बता देते हैं कि शेयर बाजार में आप शुद्ध हिंदी बोल करके भी आप अपना दबदबा बना के रख सकते हैं, है ना? तो ये इनका, हालांकि मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि गौरांग साहब ने कहा कि कंजम्पशन जो है वो यहाँ का बहुत बड़ा मार्केट है, उस पर फोकस रहना है, और मॉनसून बहुत समय से पहले आ चुका है, तो इसका एक इम्पैक्ट दिखेगा। एनीवे, मैं उनकी वो समझ, दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट बट ऑन अ लाइट हार्टेड वे। देखिए लक्ष्मण जी, ऐसा है मैं इसको 2 नजरिए से देखूंगा। इंडियन कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स टू जीडीपी की एक रेंज है, वो 2%, 2.5% से 5% के बीच में वेरी करता है।
तो पिछली पीक और करीब 2008 में आई थी, जब वो वापस से 5.2% पे आया था। उसके बाद एक एब्जॉर्प्शन पीरियड आया था 10 साल का, जिसमें उसने वो 5.2 से वापस डाउनवर्ड जर्नी टिल 2019 करीब 2.5% की कवर की, और उसके बाद वापस से अब हम 5% पे पीक कर गए हैं। इसके बाद एब्जॉर्प्शन पीरियड आना ही है, राइट, क्योंकि ये इकोनॉमी में चीजें सिक्लिकल होती हैं। इकोनॉमी का एक, इसको बोलते हैं नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ, वो हिट करता है। और कई बार सारे सेक्टर्स एक साथ स्पाइक कर जाते हैं, तो एक हमें कॉर्पोरेट अर्निंग्स में स्पाइक आ जाता है, लेकिन उसके बाद हर सेक्टर में फिर डिफिकल्टीज आती है इवेंचुअली। तो आई थिंक हमें इसके साथ चलना, मैं इसमें सरप्राइज नहीं हूँ। एडिशनली आई थिंक इसके साथ दो और डेटाज मैं बड़े केयरफुली ट्रैक करता हूँ। वन आपको इज बीच में थोड़ा सा रोक दूं मैं, बीच में अनुराग जी रोकना चाहूँगा आपको। थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करिए, जो आपने कहा कॉर्पोरेट अर्निंग और प्रॉफिट, इसके बीच के रेशियो की बात आप कर रहे हैं, क्या कर रहे थे? कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स टू जीडीपी, भारतीय कॉर्पोरेट companies प्रॉफिट टू, पूरी हाँ, पूरा जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स कमाती हैं और देश का जो जीडीपी, उसका एक रेशो की जो रेंज है इंडिया की, वो 2.5 से 5 के बीच में ही फ्लक्चुएट करता है। आप पिछला 2.5 से 5% का मतलब क्या हुआ कि मतलब जितना कॉर्पोरेट प्रॉफिट करते हैं और जो जीडीपी होता है उसके अगर मुकाबले जीडीपी 5% प्रॉफिट होता है। जीडीपी 4 ट्रिलियन का है, तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट उसका 5% लगा लीजिए, तो करीब 400 400 200 बिलियन हो जाएगा करीब, अच्छा, राइट। इस तरह से काम चलता है वो। जब तो 5% पे जाता है तो उसके बाद वो सेचुरेशन माना जाता है आपके हिसाब से? फिर वो सेचुरेशन होता है, और फिर उसके बाद अब पुरानी हिस्ट्री यही कहती है। तो उम्मीद, अच्छा, और देखिए उसके रीजंस होते हैं। अभी देखिए, अभी प्रॉफिट्स वापस से 5% पे क्यों गए? आपकी गवर्नमेंट ने केपेक्स बढ़ाया, चाहे डेफिसिट स्पेंडिंग की, लेकिन वो 3 लाख करोड़ का अमाउंट जो है वो 12 लाख करोड़ पर आ गया। तो अल्टीमेटली वो भी स्पेंडिंग तो गवर्नमेंट से निकल के लोगों के पास ही आएगी, फिर कंपनीज के पास में स्पेंडिंग होगी। तो कुल मिला के ये चीजें आती हैं। सेकंड, आपका बैंक्स का एनपीएस पिछले पूरे 2011 से 20 की डेकेड में बैंक स्ट्रगल कर रहे थे, बिकॉज सारे एनपीएस राइट ऑफ करने थे उनको पिछले 10 साल के। वो राइट ऑफ हो गए, बैलेंस शीट क्लीन हो गई, बैंक्स वर रेडी टू ग्रो। कंज्यूमर के पास में भी नई स्पेंडिंग आई, राइट, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट स्टिमुलस एवरीथिंग। सो ग्लोबल रैली थी, राइट। इसके बाद थोड़ा एब्जॉर्प्शन पीरियड देखिए थोड़ा बनता भी है, उसके बाद फिर इकोनॉमी विल गेट बैक टू द नॉर्मल ट्रैक। जो आपका 10% नॉमिनल ग्रोथ है जीडीपी का, कंपनीज उसी को रिफ्लेक्ट करेंगी। तो कुल मिला के कहानी वो 10% अर्निंग्स के पास में रहेगी। चौथा, आपने मार्केट में मल्टीपल्स काफी बढ़ गए कंपेयर टू 2019 अभी इस समय पर। तो अब मल्टीपल्स की गुंजाइश है नहीं। नॉमिनल जीडीपी अगर 10% ग्रो कर रहा है, तो अर्निंग्स की स्टोरी वहीं पे रहेगी कुल मिलाकर। इसीलिए मार्केट का रिटर्न मैं कहता हूं कि इस समय से, और हम इस पे बाद में चर्चा कर सकते हैं, बट ब्रॉडली अज्यूम कीजिए, मैंने एक हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन किया था कि 2020 से 2040 के बीच में, सपोज 2040 के एंड में निफ्टी 96,000 जाता है, ओके, 96,000 निफ्टी, वो कितना बनता है? वो सिर्फ 10% की अर्निंग्स ग्रोथ बनती है, और कैगर रिटर्न बनता है निफ्टी का, विच इज सेम एज जो कि निफ्टी वो पुराना हिस्टोरिकल रिटर्न भी अर्निंग्स ग्रोथ के साथ ही में चलता है। तो यहां से अगर दो 96,000 जाता है 2040 के एंड पे, तो इन्वेस्टर्स को 10% का रिटर्न बनेगा। बहरहाल, एक दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, राइट, विच आई ट्रैक, वन इज टू व्हीलर ग्रोथ। पिछले 10 साल में लक्ष्मण जी, हम उसको कुछ भी रीजन दे, 10 साल में टू व्हीलर ग्रोथ तकरीबन स्टैग्नेंट है, वॉल्यूम ऑफ टू व्हीलर सोल्ड इन इंडिया। सेकेंड इज द कार, फोर व्हीलर कार की ग्रोथ। आई अंडरस्टैंड क्वालिटी ऑफ कार्स थोड़ा बढ़ रहा है, वो मिक्स चेंज हो रहा है, होना भी चाहिए, लेकिन वो ग्रोथ भी 5% है, विच टेल्स यू दैट रियल जॉब क्रिएशन इन द इकोनॉमी उतना स्ट्रांग नहीं है। तो वो टिंकरिंग से हम नॉर्मल ग्रोथ में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वही एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि जो नंबर्स हिस्टोरिकली शो करते हैं। तो ये मोटा मोटा नजरिया है, मैं सरप्राइज नहीं हूं, क्योंकि साइकिल्स आती हैं। इस समय आईटी थोड़ा डिफिकल्ट साइकिल में है, अगले 4-5 साल उसको डिफिकल्टी होगी। पिछले 5 साल बहुत अच्छे गुजरे, वहां पर डिफिकल्टी होगी। नॉर्मल इकोनॉमी में भी थोड़ा स्लो डाउन आएगा। गवर्नमेंट हाँ, में डेफिसिट, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, आईटी पे मैं आऊँगा आगे चल करके। लेकिन आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जो अर्निंग्स आ रहे हैं उसको वो आपके लिए सरप्राइजिंग यहाँ पे नहीं है। अरुण मल्होत्रा साहब, सरप्राइजिंग नहीं है, उसके पीछे इन्होंने कुछ फैक्टर बताए अनुराग जी ने। आप अभी के अर्निंग से सरप्राइज हैं या फिर अभी तो शुरुआत है, होपफुल हैं?
थिंक लक्ष्मण जी, मेरे हिसाब से जो अर्निंग्स होंगी वो सेकेंड हाफ विल बी मच बेटर देन द फर्स्ट हाफ। अभी जो आपको अर्निंग्स मिलेंगी थोड़ी सबड्यूड मिलेंगी। बैंकिंग में कहीं ना कहीं आपको लोन ग्रोथ स्लो डाउन है, और जो सीआरआर कट हुआ है उसका फायदा सेकेंड हाफ में आएगा। जो आपको कहीं ना कहीं बैंक्स में निम का कंप्रेशन दिखेगा। बाकी जो सेक्टर्स हैं वहां पर भी कहीं ना कहीं स्लो डाउन आपको जो सेकेंड हाफ में आया था लास्ट ईयर, उसका अर्निंग का इम्पैक्ट अभी आएगा। बट जो भी मॉनेटरी स्टिमुलस दिया है आरबीआई ने, जो भी, जैसा कि गौरव जी ने कहा, निर्मला जी ने जो टैक्स का रिबेट दिया है, उसका सारा इम्पैक्ट आपको फेस्टिव सीजन से दिखना शुरू हो जाएगा। और सेकेंड हाफ आई एम वेरी कॉन्फिडेंट विल बी मच बेटर। और तब तक जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, ये जो ग्लोबल ट्रेड लैंडस्केप चल रहा है, कभी 25%, कभी 50%, इससे जो सेंटीमेंट खराब हो रहा है रोज के रोज, जो वोलेटिलिटी आ रही है, वो भी तब तक सबसाइड हो जाएगी। और मुझे लगता है कि सेकंड हाफ मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अर्निंग्स और जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी चल रही है मार्केट में, काफी बेटर रहेगी और रिटर्न्स आपको बैक एंडेड दिखेंगे इस साल। तो अभी जो अर्निंग की वजह से एक फैक्टर माना जा रहा है, अर्निंग की बड़ा फैक्टर है कि बाजार जो थोड़ा सा सहम गया है, तो वो अभी जारी रहेगा बाजार में ये ठहराव, अरुण जी? देखिए, अर्निंग्स 12 से 13% मान के चलिए अगले 3 साल के लिए। हो सकता है एक साल 11 हो, एक सकता है 13 साल हो। 12 से 13 इज अ स्वीट नंबर, जहां पे वहां पर आपको अर्निंग्स का ग्रोथ दिखेगा। बट इंडियन मार्केट की सबसे बहुत खूबी यही है कि जहां 12-13% पे इंडेक्स ग्रो कर रहा है, मार्केट की कंपनीज ग्रो कर रही हैं, वहां पे यू विल बी एबल टू, आप अपनी रिसर्च से ऐसी कंपनियां पकड़ पाएंगे जिनकी 18 से 20% ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी काफी हाई होगी। तो हमें सारी कंपनीज में, सारी इंडेक्स में तो इन्वेस्ट करना नहीं है, हमें तो वो कंपनी सेलेक्ट करनी है। अगर 12-13% एवरेज है तो कुछ 5-6 होंगी, कुछ 17-18 होंगी, और आप अपनी इन्वेस्टमेंट 17-18% वाली ग्रोथ कंपनीज में करते जाइए। चलिए, इन्वेस्टमेंट वहाँ रखिए जहाँ ग्रोथ 17 से 18% के आसपास आपको दिख रही हो। एक बार अब अनुज सिंघल जी के पास फिर चलते हैं। अभी हम लोगों ने, जो सारे पैनलिस्ट ने इस बात को माना कि अर्निंग थोड़ा सा ये क्वार्टर जो है बहुत अच्छा नहीं रहेगा, कुछ ने कहा कि ये एक्सपेक्टेड लाइन पर है। तो बाज़ार जो गिरने का की आशंका अब जताई जा रही है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कौन सा ऐसा फैक्टर होगा कि बाज़ार को गिरने से रोक सकता है? ये रुक जाए, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा अर्निंग्स। टीसीएस के नंबर्स आज खराब आए, उसने पूरे के पूरे आईटी सेक्टर पर दबाव डाला। अब मंडे को एचसीएल टेक के नंबर्स आ रहे हैं, उसके बाद कुछ बड़े बैंकों के नंबर आएंगे। अब मुझे नहीं लगता एचसीएल टेक से भी मार्केट को बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा कर बैठा है। इस बार इन्फोसिस के नंबर्स काफ़ी लेट आ रहे हैं 23 तारीख को, तो इसके लिए अभी टाइम है। लेकिन अगले कुछ दिनों में जो इकॉनमी से रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनके नंबर्स आएंगे, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर के नंबर्स आएंगे, एशियन पेंट्स के नंबर्स आएंगे, आईटीसी के नंबर्स आएंगे, आई थिंक कुछ मिड कैप्स में जैसे इंडियन होटल्स के नंबर्स आएंगे। आई थिंक ये सब कंपनियां हैं जिनके नंबर्स पर आपको नज़र रखनी होगी। अगर मार्केट की करेक्शन को रोकना है तो अर्निंग्स को इम्प्रूव होना होगा। ऑटो कंपनियों के नंबर्स आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सिर्फ एक पॉकेट है जिसने अच्छा किया, वो है टू व्हीलर्स, पैसेंजर व्हीकल्स, सीवी मेकर्स, इन सब के नंबर्स पर नज़र आएगी। हालांकि ये सारे सेक्टर होंगे अनुज जिस पर नज़र रखनी होगी, चर्चा मैं करूंगा बाकी मेहमानों से। लेकिन एक जो बात आपने कही आईटी को लेकर के, टीसीएस के जो नतीजे हैं उसने मार्केट के मूड को थोड़ा सा बिगाड़ा आखिरी दिनों में। तो इस टीसीएस के नतीजे को पूरे सेक्टर के लिए क्या एक संकेत माना जाए, या फिर ये टीसीएस का इंडिविजुअल या बड़ी कंपनियों का इंडिविजुअल अपना मामला है? देखिए, एक कंपनी के नंबर से पूरे सेक्टर को पेंट करना सही नहीं होगा। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि ये कंपनी सबसे बड़ी है, इसके लिए आज एक थोड़ा सा नर्वस मूव था मार्केट में। लेकिन एक चीज़ समझिए लक्ष्मण जी कि टीसीएस इतनी बड़ी कंपनी है कि यूएस की इकॉनमी में अगर हल्की सी भी दिक्कत आएगी, चाहे वो ट्रेड डील से रिलेटेड, ये वो वाला क्वार्टर था जिसमें ट्रेड डील का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट था, वो उस टैरिफ टेंट्रम का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट था, ये वही क्वार्टर था। तो उस वजह से थोड़ा इम्पैक्ट आना लाजमी है। लेकिन क्या होता है ना कि मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी कंपनियां कुछ ना कुछ रीजन्स खोज लेती हैं जहां पर वो अपने नंबर्स को प्रोटेक्ट कर लेती हैं। तो मेरा ये मानना है कि मिड और स्मॉल कैप आईटी में जो गिरावट आ रही है टीसीएस के नंबर्स की वजह से, वो इवेंचुअली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। इवन टीसीएस भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा गिरेगा। आई थिंक टीसीएस की भी मैनेजमेंट की अगर आप कमेंट्री सुनेंगे, वो बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं थे, और वो ख़राब क्यूएन के बाद भी ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा साल है ये पिछले साल से बेहतर होगा। तो अगर ऐसा उनको लग रहा है कुछ ना कुछ, तो मेरा ये मानना है कि लोअर लेवल पर ये थोड़ी सी यहाँ पर बाइंग आएगी। सिर्फ एक टीसीएस के नंबर्स देखकर
पूरे सेक्टर को पनिश मत करिए। अपनी आईटी की सारी पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को सिर्फ इसलिए मत बेच दीजिए क्योंकि टीसीएस का एक क्वार्टर का नंबर खराब आया है। लगे 2 सवाल आपकी बातों से निकल कर आ रहा है। एक तो टीसीएस के नंबर को पूरे इंडस्ट्री के हिसाब से मत देखिए, और अभी जो है मिड साइज कंपनियों में, आईटी कंपनियों में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। दोनों सवालों का जवाब मैं लूंगा सुनील सुब्रमण्यम साहब से और अनुराग जी से। अनुराग जी, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूँ। ये टीसीएस के नतीजे क्या माना जाए पूरी तरह से यूएस ड्रिवन था, या फिर अभी आईटी कंपनियों में ये दौर चलता रहेगा? नहीं लक्ष्मण जी, वो अरुण जी की बात सही है कि सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी वो पिछले ही क्वार्टर में थी, राइट? तो कोई भी कंपनी डिसीजन ले ही नहीं रही थी। तो ऐसे में काफी है अगर उन्होंने इतना भी, बट बहरहाल दिस इज वन, ये फ्यूचर डील्स पे फर्क डालता है। इन कंपनीज का लार्जर रेवेन्यू तो जो है, जो पुरानी डील्स रिकरिंग रेवेन्यू में साइंड है वहीं से आता है, तो तभी उन्होंने रेवेन्यू अपना बचा लिया है। मतलब 3% का फॉल है, इतना ज्यादा नहीं है। बट 5 साल ये एंटायर आईटी सेक्टर, देखिए बहुत तेजी से, आई मीन आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। माय सन इज ट्राइंग टू डू सम काइंड ऑफ अ कोडिंग, वो कुछ कोई कोड पे काम कर रहे थे। वो अपना टोटल कोड चैट जीपीटी से जनरेट कर लेता है। तो मैंने पूछा कि भाई ये मतलब इट्स एनेक्डोटल एग्जांपल, बट वो कह रहा है कि ये अब प्रोग्रामिंग की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो कंपनीज का मॉडल है जिसमें टीसीएस करीब मेरे ख्याल से 4-4.5 लाख एम्प्लॉयज अगर एम्प्लॉय करके रखता है, तो वो लार्जली वो करीब 2.5-3 से 5 लाख 6 लाख वाले बकेट में बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, उसके मेजोरिटी एम्प्लॉयज उसी बकेट में है। उनका काम तो मीनिंगलेस हो जाएगा इवेंचुअली। आज उतना परफेक्ट भी नहीं है कोड तो, लेकिन जब चैट जीपीटी कोड लिखता है तो वो उसको टेस्ट भी कर लेता है, जो कि नॉर्मल अगर इंसान करेगा तो उसकी टेस्टिंग कोई दूसरा करेगा। तो ये जो परफेक्शन अगर होता जाएगा तो ये इन कंपनीज के लिए टॉप लाइन पे खतरा है। मार्जिन ये कंपनीज मेंटेन करने की कोशिश करेंगी तो आपको क्या मिलेगा कि आप देखेंगे टॉप लाइन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही है, लेकिन मार्जिन प्रोटेक्ट करके ये लोग अपने प्रॉफिट को बचा रहे हैं। तो एक्सपेक्ट कीजिए कि टॉप लाइन ग्रोथ सिंगल डिजिट्स में रहे तो बहुत बड़ी बात है, और लेकिन हो सकता है टॉप लाइन ग्रोथ फ्लैट भी रहे तो उससे हैरानी की बात नहीं है। प्रॉफिट्स मेंटेन करेंगी, लेकिन सुपर नॉर्मल एक्सपेक्ट मत कीजिए, क्योंकि ये डिसरप्शन है चैट जीपीटी इन कंपनीज के लिए। क्योंकि सारी आईटी सर्विसेज कंपनीज का मॉडल इंडिया में, इट इज नंबर ऑफ पीपल मल्टीप्लाइड बाय रेवेन्यू पर पर्सन इक्वल टू टॉप लाइन ऑफ द कंपनी, ये फॉर्मूला होता है उनका। तो वो मॉडल अब डिसरप्ट होता है और ये डिसरप्ट हो रहे हैं उसमें, तो ये चैलेंज है उनके लिए लक्ष्मण जी। ये चैलेंज है उनके लिए। सुनील सुब्रमण्यम साहब, बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखिए, अनुराग जी का मानना है। मैं थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू में रखूंगा इधर। मैं सहमत हूँ उनसे सी कि अर्निंग्स ग्रोथ पिछले दशक में जैसी थी आईटी कंपनीज की वैसी नहीं रहेगी, मगर एक और चीज है कि एक्चुअली यूएस इकोनॉमी में जो एक डर था इसके कारण एक्सपेंडिचर नहीं हुआ था, बट एक्चुअली यूएस इकोनॉमी के नंबर्स देखें वो अच्छा ही आ रहे हैं। इसलिए फेड रेट कट की बात नहीं कर रहा है ना, क्योंकि इन्फ्लेशन भी उतनी नहीं घट रही है मगर ग्रोथ भी ठीक ठाक आ रहा है। तो ये सिचुएशन में बदलाव आएगा। वन सेकेंड इज ये एआई का इम्पैक्ट जो सॉफ्टवेयर कंपनी पे कह रहे हैं ना, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के साइड भी है, और इसलिए एआई ड्रिवन कंसल्टिंग एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जहां पे ऑब्वियसली मिड एंड स्मॉल कैप आईटी कंपनीज थोड़ा आगे होंगे इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग द मॉडल। बट इवन टीसीएस को तो हम वक्त देंगे तो वो करेंगे, बिकॉज दे आर ऑल स्मार्ट पीपल ऑन द जॉब। तो मेरा मानना है कि आईटी में जो अंडर परफॉर्मेंस रहा है, हमने देख रहा था ईयर टू डेट परफॉर्मेंस में 20% का अंडर परफॉर्मेंस है विजावी निफ्टी, ओके, आईटी सेक्टर का। तो ये इसका कारण ढूंढे हम तो सिंपल सी बात है कि एफआई की फ्लोस नरम रही है और डीआई की फ्लो स्ट्रांग रही है, मगर उन्होंने आईटी नहीं खरीदा। तो मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म आउटलुक शायद एक टेपरिंग ग्रोथ भी हो ईपीएस में। मेरे ख्याल में आईटी एक एफआईएस का फेवरेट है जब इंडिया को चुनते हैं। तो जब एफआईएस वापस आते हैं इस होल सिनेरियो टैरिफ की अनसर्टेनिटी के बाद, तो वो आके आईटी को जरूर खरीदेंगे। और इस लेवल का अंडर परफॉर्मेंस 20% वर्सेस लार्ज कैप इंडेक्स इज नॉट सस्टेनेबल। तो मैं एक्चुअली बायर ऑन डिप्स हूं आईटी में, कि भले ही ग्रोथ उतना नहीं आए, आज मनी चेस करेगा उसको। तो उस हिसाब से देखें तो इवन डीआईएस की बात करें तो पिछले 2 महीने में 1,40,000 करोड़ डीआईएस ने बाइंग किया है, और उन्होंने मार्केट को गिरने नहीं दिया इतना, क्योंकि एफआईएस का खाली 40,000 करोड़ का नेट था और इस मंथ तो नेगेटिव है। तो मैं क्यों कह रहा हूं कि अब म्यूचुअल फंड के इनफ्लोज देखे, हर महीने हमको 25-30 हजार यानी 75,000 करोड़ इनफ्लोज आए थे, मगर 1,40,000 करोड़ बाइंग किया था उन्होंने।
तो अब एक स्थिति आएगी कि इस महीने से जो पैसा आ रहा है शायद वो अभी इमीडिएटली डिप्लॉय नहीं करेंगे, मगर जब डिप्लॉय करेंगे तब मार्केट बढ़ेगा। ना मेरा ख्याल में क्या है, आज वक्त है फ्लोस को ट्रैक करने का, क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ एक तरफ से टैरिफ की अनसर्टेनिटी। थोड़ा सा सुनील जी, मैं जरा आईटी पे, चूंकि आपने अलग राय रखी अनुराग जी से, अनुराग जी ने जो बड़ा ही बेसिक सा मामला उठाया कि पहले इतने लोग काम करते थे, उनकी संख्या, उनकी ज़रूरत घट जाएगी। भले आप डाइवर्सिफाई कर लीजिए प्रोडक्ट को, पोर्टफोलियो को, तो अलग बात है, लेकिन एआई ने उनकी मैन पावर की ज़रूरतों को कम कर दिया है। ये एक बड़ा चैलेंज है, और कई बार हम लोग आईटी के ग्रोथ को इस लिहाज से देखते हैं कितना नया मैन पावर वो जोड़ रहे हैं। इस लिहाज से अनुराग जी यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क रहने की सलाह दे रहे थे, तो उस मोर्चे पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहूंगा कि वो फ्रेश हायरिंग को कंप्लीटली बंद करा देंगे, एग्जिस्टिंग जितना रीडिप्लॉय कर सकेंगे वो करेंगे, और ले ऑफ भी करेंगे। तो जैसे अनुराग जी ने कहा, वो मार्जिन्स को प्रोटेक्ट करेंगे। तो अब से न्यू हाँ जी। डायनामिक क्या होगा कि डू नॉट ट्रैक एम्प्लॉय ग्रोथ टू फोरकास्ट आईटी प्रॉफिट, क्योंकि दैट इज द ओल्ड डायनामिक। आज गौरांग फ्यूचर शाह में जी, अब आईटी के प्रॉफिट को आप, हाँ सॉरी, अपनी बात पूरी करिए। लीन मशीन्स होंगी सुनिए। अभी, नहीं अभी लीन एंड मीन मशीन्स होगी जो रिपर्पस करेंगे अपने एम्प्लॉइज को, और फ्रेश हायरिंग को स्लो डाउन करेंगे। तो ये ओवरऑल इंडियन एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन के लिए ठीक नहीं है, मगर ये कंपनी अपना बचा लेगी और रिपर्पस करके वो नए डायनेमिक को हैंडल करेंगे, जैसे Y2K को हैंडल किया, जैसे सभी चीज को हैंडल किया। इंडियन आईटी कंपनीज कैन सर्वाइव एंड ग्रो विद AI रिलेटेड कंसल्टिंग। वही मेरा मानना है कि उनको डिस्काउंट मत कीजिए। गौरांग शाह साहब, इसमें आप क्या व्यू लेकर चल रहे हैं? देखिए लक्ष्मण जी, हम जब भी शेयर बाजार की और निवेश की बात करते हैं तो अक्सर हमने एक चीज लगभग सभी लोगों की वाणी में सुनी है, वो है कि आप डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट, गिव टाइम टू द मार्केट। मेरे ख्याल से आप सब मेरे से सहमत होंगे। अगर आज के तारीख में आईटी क्षेत्र को लेकर के कुछ दिक्कतें हैं, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि आपको मरणोपरांत लेख लिखना चाहिए आईटी क्षेत्र के ऊपर। केवल मात्र 1 या 2 तिमाही या कुछ समय के लिए अगर कुछ नकारात्मक परिस्थिति होती है, और हमें ये सब वास्तविकता भी हम काफी अवगत है इससे कि आईटी क्षेत्र की निर्भरता अमेरिकन मार्केट्स, अमेरिकन इकोनॉमी, अमेरिकन कंपनी और जिस प्रकार से बिलिंग रेट्स वगैरह जो भी योगदान आय और शुद्ध मुनाफे पे आता है, वो निर्भरता। अब जो हो रहा है अमेरिका में, गुंजाइश ये है कि धीमापन आ जाएगा, मंदी की चपेट में आ जाएगा, विकास दर नीचे आएगी, ब्याज दरों की जो कटने की संभावना थी अब वो नहीं होगी, शायद ऊपर की तरफ जाए। तो देखिए, एज अ ब्रोकरेज हाउस लक्ष्मण भाई, मैं तो एक चीज मानता हूं कि जब काफी लोग नकारात्मक रूप धारण कर लेते किसी एक क्षेत्र के ऊपर, तो मैं सकारात्मक बन जाता हूं, क्योंकि मैं छोटी मध्यम अवधि के लिए नहीं बाजार में देखता। मैं बात कर रहा हूं निवेश की और लंबी अवधि की। और अगर इसी विचारधारा और सोच के साथ अगर मैं आगे बढ़ता हूं, तो हमारा ये मानना है, और एज अ डिस्क्लोजर लक्ष्मण भाई, हमारी रिसर्च टीम की दिग्गज आईटी क्षेत्र पर भी खरीदारी की राय है, मझौली और छोटी आईटी क्षेत्र की कंपनियों पर भी खरीदारी की राय है। ये थोड़े समय तक परेशान कर सकती है जो भी परिस्थितियां हैं, लेकिन लंबी अवधि के लिए हमारा सकारात्मक नजरिया आईटी क्षेत्र की कंपनियों के ऊपर। हालांकि आपकी रिसर्च टीम बहुत जानकार हैं, आप बहुत अनुभवी हैं, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल सा सवाल ये पूछना चाहता हूं कि एक बेसिक सा आपने फॉर्मूला लगाया कि जब किसी सेक्टर को लेकर के बाकी लोग नेगेटिव हैं, वहां हम पॉजिटिव रह सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने मान लिया, लेकिन जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो उस सेक्टर को लेकर कुछ प्लस पॉइंट ढूंढ रहे होंगे, तो वो प्लस पॉइंट आप क्या ढूंढते हैं इस मार्केट फॉर्मूला के अलावा? देखिए, आईटी क्षेत्र की जो भी कंपनियां, सेवाएं, प्रोडक्ट्स, प्लेटफॉर्म्स, जो भी आप कह लीजिए, मैं एक चीज आपको पूछता हूं लक्ष्मण भाई, ये एक आधुनिक उपकरण है, मोबाइल जिसे हम कहते हैं। ये हमारी और आपकी जिंदगी के लिए कोविड के पश्चात बहुत महत्व अंग हो गया हमारे जीवन का। ये क्या है गौरव? ये भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना। अगर हमारी आम इंसान की जरूरत इस उपकरण के साथ इतनी जुड़ गई है कि आज के समय में आप इसके बगैर कुछ नहीं कर सकते, आप हैंडीकैप बन जाते हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, तो छोटी मझौली दिग्गज या कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी को
अपने आईटी एनवायरनमेंट्स, प्रोडक्ट, सर्विसेज, प्लेटफॉर्म्स को सुरक्षित रखना अनिवार्य है। ऐसे समय पर जहां पर आपके एआई को लेकर के या फिर साइबर क्राइम्स को लेकर के या फिर किसी भी प्रकार का खतरा जो उभर करके आ रहा है और आने वाले भविष्य में होगा, तो सभी कंपनियां ये प्रयास करेगी कि अपने आईटी एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखें ताकि उपभोक्ता उसको जा करके उपयोग कर सके, प्रयोग कर सके, ना कि उनको डर या भय हो कि हमारा डेटा ब्रीच हो जाएगा वगैरह वगैरह वगैरह। और ये सब कंपनियां, देखिए, अमेरिका अमेरिका हम सब बातें करते हैं, लेकिन अमेरिका के सिवाय भी मेरे ख्याल से भारतीय आईटी कंपनियों के पास और कई सारी जगहें हैं पूरे विश्व भर में जहां पर भारत में भी वो उतना बड़ा काम कर रहे हैं। तो मैं ये मानता हूं कि ठीक है, चलो छोटी अवधि के लिए तो सकारात्मक नजरिया ये है कि ये क्षेत्र महत्वपूर्ण है। इनकी सेवाएं, इनके प्लेटफॉर्म्स और इनके प्रोडक्ट्स की जरूरत थी, है और रहेगी। लेकिन वो ज़रूरत लगता है शायद आपको महसूस नहीं होती है। हमें पीछे से प्रोड्यूसर साहब ने बताया कि आप सोशल मीडिया वगैरह से बड़ा दूर रहते हैं, आपका कंट्रीब्यूशन आईटी में थोड़ा सा कम है। वैसे सही बात है क्या? मेरा योगदान इतना महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे ख्याल से आप सब लोग हैं वहां पर, यही बहुत है। नहीं, निवेशकों का पैसा आप डाल रहे हैं, ये भी बड़ा योगदान है आपका यहाँ पे। नहीं, ये देखिए, सीएनबीसी आवाज के चैनल के माध्यम के द्वारा हम कोशिश करते हैं कि लोगों का हाथ पकड़ के वित्तीय मार्गदर्शन करें ताकि वो सुलझे हुए निवेशक बने, ना कि उलझे हुए कारोबारी। बिल्कुल। अरुण मल्होत्रा साहब, आईटी पे चूंकि बातचीत चल रही है तो आईटी की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि यूएस में डिमांड कम आ रही है, यूएस, फिर एआई की बात अनुराग जी ने की। लेकिन आप यूएस में देखो तो वहाँ का जो आईटी इंडेक्स है नैस्डैक, वो तो ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ता जा रहा है, हम ही लोग सुस्त पड़े हुए हैं। कुछ चीजों से मैं सहमत हूं जो पहले कहा गया। जो आईटी हमारी इंडियन कंपनीज है वो मेनली सर्विस ड्रिवन कंपनीज है, वो प्रोडक्ट ड्रिवन कंपनीज नहीं है। और जो प्रोडक्ट ड्रिवन कंपनीज भी हैं उनका प्रोडक्ट यूएस में नहीं बिकता है, वो या तो आपको साउथ ईस्ट एशिया में दिखेगा या कहीं और डिफरेंट कंट्रीज में दिखेगा, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। यूएस का इंपॉर्टेंट पॉइंट मेन है। ड्राइवर आईटी कंपनीज का मेन ड्राइवर यूएस इकोनॉमी ही रहता है, क्योंकि वहां पर उनके मेनली कॉन्ट्रैक्ट्स वहां पर होते हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि आईटी के लिए यूएस इंपॉर्टेंट नहीं है। यूएस ही एक ऐसा कंट्री है जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्राइसिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और जो साइज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वो आपको यूएस से ही मिलता है। और यूएस में आप देखेंगे पिछले 5 महीने में, 6 महीने में जितनी भी बातें हो रही हैं, टैरिफ्स की हो रही हैं, बिजनेस सेंटीमेंट काफी डाउन है, कॉन्फिडेंस कॉर्पोरेट्स का काफी डाउन है। तो इससे सारी स्पेंडिंग, आईटी स्पेंडिंग, सारी हायरिंग बिल्कुल फ्रीज है। और अगर फ्रीज रहेगी तो जो अपनी इंडियन आईटी कंपनीज हैं उनके लिए नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, न्यू डील्स लिमिटेड होंगे, कम होंगे, और कम होंगे, साइज ऑफ द डील्स कम होगा क्योंकि स्पेंडिंग नहीं हो रही है। तो कंपटीशन भी ज्यादा हो जाएगा क्योंकि डील्स कम है, नंबर ऑफ प्लेयर्स उतने ही हैं। तो आप हर आदमी प्राइसिंग पे जाएगा, प्राइसिंग तोड़ के अपने बिड्स डालेगा, और उससे क्या होगा, आपको मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन रहेगा। तो आपको मार्जिन कम मिलेंगी, ग्रोथ कम मिलेगा। मुझे लगता है आईटी कंपनीज अभी भी वैल्यूड हैं 18, 20, 25 टाइम, 18 से 25 के बीच में, जबकि ग्रोथ जो फोरकास्ट है वो 4, 5, 6% का ग्रोथ है। तो मुझे लगता है जो अभी ये वैल्यूएशन सस्टेन हो रही हैं, ये एक रेंज बाउंड रहेंगी। एंड इस रेंज बाउंड क्यों रहेंगी डिस्पाइट लोअर ग्रोथ, इज कि कंपनीज की बैलेंस शीट में काफी कैश है। ये कंपनीज में कैपेक्स नहीं होता है, जितना भी होता है सारा कैश फ्लो जनरेशन होता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बायबैक्स आते रहते हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, जो इन प्राइसेस को सस्टेन रखेंगे। अदरवाइज ग्रोथ और पेग के हिसाब से, पेग रेशियो के हिसाब से, ये कंपनियों में मुझे आगे स्टॉक प्राइस एप्रिसिएशन के हिसाब से लार्ज कैप आईटी कंपनीज में ज्यादा स्कोप नहीं दिखता है। जबकि मिड कैप कंपनीज जो कुछ ना कुछ, जहां पर बेस छोटा है, जो कुछ एआई में कर रही हैं, डिजिटाइजेशन में कर रही हैं, वहां पे ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हैं। तो अगर मैं एज ए निवेशक मिड कैप आईटी कंपनीज में फोकस करूंगा रेदर देन लार्ज आईटी कैप कंपनीज। आईटी पे चूंकि हम लोग काफ़ी चर्चा कर ली और हमने दर्शकों से कहा भी था कि हम 2 और मुद्दे पे बातचीत करेंगे, जो एसआईपी इनफ्लो रिकॉर्ड लेवल पे चला गया वो, और एफएनओ ट्रेडिंग में जो लॉस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है उस पर। तो उस पर मैं बढ़ूँ उससे पहले दर्शकों को एक छोटा सा आप लोग हिंट दे दीजिए कि अभी जो बाज़ार के हालात हैं, तो ऐसे में जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं या फिर क्या मिड टर्म इन्वेस्टर, तो थोड़ा सा बाजार से दूर रहें, या फिर बाजार में जो गिरावट शुरू हुई है पिछले कुछ 2-3 दिनों में उसका फ़ायदा उठाएं। अनुराग सिंह साहब, आपसे शुरू करता हूं। नहीं, दूर लक्ष्मण जी, दूर रहने की जरूरत नहीं है। दूर सिर्फ उनको रहना है जो बाजार को एक गैम्बलिंग डेन समझते हैं।
बाजार एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन का तरीका है। इंडियन इकोनॉमी डिस्पाइट ग्लोबल हेडविंड्स के बहुत बेहतरीन तरीके से 10% का नॉमिनल ग्रोथ निकाल रही है। आपको 10 से 12 का ग्रोथ मार्केट से लॉन्ग टर्म में मिल जाएगा। मैंने 96% की स्टोरी बताई। निराशा उनको होगी जो एक्सेल में 20% प्लग करके बैठे हैं। एब्सोल्युटली दे विल बी डिसअपॉइंटेड। मैं एब्सोल्युटली अश्योर कर सकता हूं आपको। इस पे बाद में एक और प्रोग्राम में चर्चा कर लेंगे क्यों होगा ऐसा। बट इवन लोकल मार्केट्स में भी लोग 12 से 15 की बात करते हैं, उससे ज्यादा नहीं करते हैं। तो वो एक रैशनैलिटी है, उतनी रखिए। बाकी बाजार से दूर रहने की जरूरत नहीं है। जेन स्ट्रीट के मुद्दे पे आप जब बात करेंगे, मैं अपने 2-4 मिनट लूंगा। थोड़ा मुख्तलिफ नजरिया है, मैं उसकी बात भी करूंगा लक्ष्मण जी। बट वेरी मच बिल्कुल, बिल्कुल उसमें सेफ इन्वेस्टेड रहिए मार्केट में। हाँ, उस पर मैं आगे चल कर आऊँगा। सुनील सुब्रमण्यम साहब, बाजार में गिरावट अभी बाकी है, जो गिरावट शुरू हुई है? ये एक है कि डोमेस्टिक फ्लोज इतने स्ट्रांग है, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स पर इतना पैसा है, तो थोड़े दिन के लिए वो थोड़ा कैश बैलेंस को बढ़ाएंगे, बट बिफोर द एंड ऑफ द अर्निंग सीजन वो जरूर रीडिप्लॉय करेंगे। तो उस हालत में मेरे को मार्केट का सपोर्ट मिलता है एक। तो जैसे अनुराग जी ने कहा, आपको टिके रहना है मार्केट में, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखिए, मगर अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशन जो स्टॉक मार्केट से, आप उसको लो डबल डिजिट में रखिए। डोंट एक्सपेक्ट हाई डबल डिजिट ग्रोथ फ्रॉम द मार्केट। मगर अभी मार्केट से हटने का वक्त नहीं है, क्योंकि ये अर्निंग सीजन में बस एक दो दिग्गज कंपनी की अच्छी अर्निंग्स आ गई तो एकदम पलटेगा मार्केट। तो आज एक टीसीएस के रिजल्ट से जाके डर के घर में बैठना बहुत गलत चीज होगा। आपको टिके रहना है, डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, और एक्सपर्ट्स के हाथ में पैसा देना इंपॉर्टेंट है। अपने आप जैसे रिटेल में जाके एफ&ओ में खेलना वो गलत होगा। यही मेरी सलाह है। बिल्कुल, उस पे मैं आगे भी चर्चा करूंगा। अरुण मल्होत्रा साहब, चूंकि पैसे डीआई के पैसे बहुत आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास कैश काफ़ी ज़्यादा है, तो बहुत दिन तक तो कैश लेकर रख नहीं सकते। और दूसरा, जो एसआईपी के आंकड़े बता रहे हैं कि पैसे तो चल ही रहे, जा ही रहे हैं मार्केट में। तो अभी मार्केट में क्या मान के चला जाएगा? कुछ दिन रुकने से ज़्यादा भलाई है? गिरावट अभी 2-3 दिन चलेगा, हफ्ता 2 दिन, 2 हफ्ता, कि ये सब अस्थायी होता है? लक्ष्मण जी, हमारा मानना यह है कि एक इन्वेस्टर को कभी भी मार्केट से दूर नहीं रहना चाहिए। और ये जो समय होते हैं जब इन्वेस्टर्स नहीं देख रहे हैं, मार्केट से दूर भाग रहे हैं, वो बेस्ट टाइम होता है अच्छी अच्छी स्टॉक पिक्स करने का। हाँ, अगर आप ट्रेडर हैं तो थोड़ा मार्केट से दूर रहना चाहिए। बट ये जो एसआईपी फ्लोज आ रहे हैं, अगर आप देखें, दे आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर कि मार्केट्स में म्यूचुअल फंड्स कहीं ना कहीं उनको इन्वेस्ट करना है और कहीं ना कहीं सपोर्ट करते रहेंगे। आई थिंक जो आईपीओ का पेपर आ रहा है वो काफी ज्यादा है। प्रोमोटर और प्राइवेट इक्विटी की सेलिंग हुई है, वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो रही है। तो कहीं ना कहीं अगर डिमांड है तो सप्लाई ऑफ पेपर भी है, तो कहीं ना कहीं वो मैच हो रहा है। जैसा कि मैंने कहा, थोड़े टाइम में आपको कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड रहेगा, बट इन्वेस्टर्स विल लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज और डिप्स पे वो इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। चलिए, ऐसा करते हैं, अभी फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक का समय हो गया, और ब्रेक पे जाने से पहले अनु सिंघल जी को थैंक यू बोल दूं, क्योंकि वो सुबह से हमारे चैनल पे हैं, तो शो से निकल जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको आराम भी करना होगा। बाकी हम लोग इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो 2 मुद्दों बातचीत करेंगे। एक, जो एसआईपी इनफ्लो रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया, इसका क्या मतलब निकाला जाए, और दूसरा कि सेबी के बार बार चेतावनी के बावजूद आखिर लोग एफ&ओ ट्रेडिंग क्यों करते हैं और नुकसान क्यों उठाते हैं, उससे कैसे बचे। इस पे बातचीत करेंगे ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे शेयर मार्केट से जुड़े हुए दिग्गज लोग हैं, और क्या खरीदें, कब खरीदें, शेयर मार्केट में अभी क्या चल रहा है, काफ़ी चर्चा हम लोग कर चुके हैं ब्रेक से पहले। लेकिन एक मुद्दा जो बहुत ही डरा देता है और दुख होता है, जब सेबी की रिपोर्ट आती है, और इस बार भी रिपोर्ट आई, और बार बार चेतावनी देने के बावजूद सेबी ने कहा कि इस बार 41% ज़्यादा नुकसान हुआ एफ&ओ ट्रेडिंग करने वाले इंडिविजुअल लोगों को। यानी जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, वो जो एफ&ओ ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडर होते हैं, उनको 1,06,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अच्छी खासी रकम है प्रति व्यक्ति, यानी औसतन देखें तो हर व्यक्ति 1 लाख से ज़्यादा नुकसान साल में कर रहा है।
ये भारत जैसे देश में जहाँ इतनी बड़ी संख्या में लोग डीमैट अकाउंट खुलवा रहे हैं और वहाँ पे इस तरह का नुकसान होता रहा तो बड़ी चिंता की बात है। तो शुरुआत आप लोगों से करूंगा। आप में से कोई लोग एफएनओ ट्रेडिंग कभी किए हैं कि नहीं किए, क्योंकि आप लोग तो निवेशक हैं और बहुत ही मंझे हुए निवेशक हैं। सुनील साहब, ना मैंने भी एफएनओ आजमाया आपने हाथ? नहीं नहीं मैंने किया कभी आपने? ट्रेडिंग नहीं किया है। क्यों? देखिए सुन के डर जाते हैं कि उसे, हाँ, नहीं बात वो नहीं है, वो एक ही समझा तो होगा आपने कि होता क्या, समझा तो होगा आपने कि होता क्या है ये। गैम्बलिंग है, सिंपल सी बात मैं कहूँ, कुछ और नहीं है। ये गैम्बलिंग की टेंडेंसी है, जैसे दिवाली पे 3 पत्ती खेलते हैं या लॉटरी खरीदते हैं या कैसीनो में जाते हैं ना, क्योंकि ऑलवेज में ऑड्स हाउस के पास होते हैं। वो कभी टोटल रिटेल या टोटल प्लेयर्स होते हैं, वो कभी जीते नहीं है, चाहे वो लास वेगस में हो, सिंगापुर में हो, गोवा में हो, काठमांडू में हो या इस ड्रीम 11 में हो। तो ये गैम्बलिंग का एक आउटलेट है जहां पे एक फिन इन्फ्लुएंसर्स और ये इंटरनेट के जमाने में ये टिप्स देके ये करो वो करो। वन सेकंड, एफएनडो एक नया फिनोमिनन है, तो खाली उसको एक प्रॉफिट मशीन, मनी प्रिंटिंग मशीन जो कहते हैं ना, उसको वैसे समझ के लोगों को उधर भड़का के उधर लेके आए हैं। और ये मैं मानता हूं कि वाइल एक इक्विटी की अवेयरनेस कल शायद बढ़ेगी, बट इनका जो एक नेगेटिव एक्शन जो उनको महसूस होगा ना, शायद वो डर के वापस इक्विटी मार्केट में नहीं आएंगे। ये डर भी हाथ में रखनी चाहिए। और मैंने इसलिए नहीं कहा कि मेरे लिए तो यही डर सता रहा है लोगों को। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, नॉट अ गैम्बलिंग ऑप्शन। सिंपल वही एक क्लैरिटी मैं दूंगा आपको कि ये पूरे के पूरे रिटेल ट्रेडर्स जो है ट्रेडिंग इसलिए करते हैं ताकि पैसा को दुगना करे, बस बाय टुडे सेल टुमारो, BTST क्या होता है ये भी एक, तो इसलिए मेरा मानना है कि ये एक एक एडिक्शन की तरह बन जाती है। और आपने कहा एडिक्शन की तरफ बन जाती है और ये जो है लेकिन गौरांग शाह साहब, मैं थोड़ा सा इसको अलग तरीके से पूछूं कि ये गैम्बलिंग का नाम कुछ लोग दे रहे हैं, लेकिन एक जो चिंता जताई इन्होंने बहुत ही वैलिड है कि लोग शेयर मार्केट में आए, डीमैट अकाउंट खुलवाया और डीमैट अकाउंट खुलवाया कि चलो पैसा कमाएंगे, और किसी ने कहा कि सबसे आसान तरीका तो ये कि 1000 रुपये लगाओ 5000 रुपये कमाओ। कैसे जी? तो एफएनओ ट्रेडिंग है। वहाँ इतना नुकसान उठाया कि खुद भी निकल के भाग गए और बाकियों को कहा जी नहीं बड़ा नुकसान होता, निकल जाओ यहाँ से। इससे क्या हुआ कि एक जेन्युइन इन्वेस्टर जो होना चाहिए था उसको भी हम खो रहे हैं। तो ये एक चिंता की बात है। गौरांग शाह साहब, ये आसान तरीका शेयर बाजार में मैंने तो कभी नहीं सुना है। 30 साल से ऊपर का अनुभव है मेरे को। मैंने आसान तरीके से पैसे कमाना तो शेयर बाजार में कभी भी नहीं देखा। आसान तरीके से आप शेयर बाजार में पैसे गवा बिल्कुल सकते हो, ये 100% वास्तविकता है। और मैं आपको ये भी बताता हूं लक्ष्मण जी के 95% से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि एफएनओ किस प्राणी का नाम है और किस प्रकार से काम किया जाता है। एफएनओ आपको दिया गया था, जहां तक मेरी जानकारी, बहुत सीमित जानकारी मेरे पास, ये एक हेजिंग प्लेटफॉर्म है। अगर आपके पास कैश मार्केट में डिलीवरी है तो आप उसको हेज कर सकते हैं, ये मैं समझता हूं, जहां तक मेरी समझ। अब आपका प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं एक बहुत ही साधारण सा प्रश्न आपसे पूछता हूं लक्ष्मण भाई। अगर शेयर बाजार में पैसा बनाना इतना ही आसान होता तो भारत में क्या पूरे विश्व भर में गरीबी नाम की चीज ही नहीं होती। हर एक शख्स, हर एक इंसान स्मार्टफोन में अपना ऐप डाउनलोड करके टकाटक खटाखट, जैसे एक बुद्धिमानी विपक्ष के नेता ने खटाखट किया, 10 रुपए खटाखट कमाते जाते। ऐसा नहीं होता लक्ष्मण। और इतना कुछ झेलने के बाद भी आप बता रहे थे कि नुकसान होता है तो लोगों को एक सीख मिलती है, लेकिन वो सीख उन लोगों को मिलती है पूरा एक नया लॉट इसमें आने के लिए तैयार बैठा हुआ है। और खास करके ये जो जेन जी और मिलेनियम्स जो है, इन और मैंने नम्र विनंती मैं करता हूं आपके चैनल के माध्यम के द्वारा कि ये जो अनौपचारिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महाविश्वविद्यालय और उस महाविश्वविद्यालय में जो ज्ञानी गुरु लोग बैठे हैं, उनकी बातें कृपया करके सुनना बंद कर दीजिए। आपका मेहनत का कमाया हुआ रुपया है, आपने बहुत मेहनत करके इसको बचत करी है। इस बचत को आप सही से निवेश कीजिए, न कि सट्टा खेलिए। तो मैं तो इस प्राणी के पास भी नहीं गया हूं और ना ही मैंने इस प्राणी को देखा हुआ है, एफएनओ नामक जो प्राणी है, और ना ही इसको मैं समझना चाहता। अरुण मल्होत्रा साहब, एफएनओ ट्रेडिंग जैसा कि बताया गौरांग शाह साहब ने,
कुछ सोच के लॉन्च किया गया होगा, ऐसा नहीं कि मतलब सट्टा करने के लिए इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया हो, जैसे कि इन्होंने एक लॉजिक दिया कि हेजिंग के लिए शायद लॉन्च किया गया हो। तो और 90% से ज़्यादा लोग इसमें नुकसान करते हैं। नुकसान लालच में करते हैं या फिर एफएनओ ट्रेडिंग के कह सकते हैं उसको समझ नहीं पाते हैं तकनीकी चीज़ों को, उससे नुकसान करते हैं, या फिर एक एडिक्शन की तरह हो गया है, नशा है जिसको जान नहीं कि हमें नुकसान करेगा लेकिन हम छोड़ नहीं रहे हैं उसको। तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट कहना चाहूंगा। ये जो एफएनडो को हम बार बार कह रहे हैं कि एफएनडो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। एफएनडो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कैपिटल मार्केट का। एफएनडो देता है लिक्विडिटी, एफएनडो गिव्स यू द लिक्विडिटी। किसी भी स्टॉक में लिक्विडिटी एफएनडो की वजह से आती है। और हेजिंग करने के लिए फ्यूचर ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन का यूज होता है। मैं इस डेटा पे, मुझे नहीं पता ये डेटा की क्या अंडरलाइंग डेटा है जो आप लॉस की फिगर्स दे रहे हैं। कई बार क्या होता है, किसी निवेशक को कैश में प्रॉफिट है और तरफ से दिया हुआ एफएनडो डेटा में लॉस है, तो उसको आप लॉस नहीं करेंगे। आप सब चीज समझिए, अगर आप, मेरे पास कोई कैश का शेयर है, मैंने कॉल ऑप्शन बेच रखी है, प्राइस बढ़ गया, तो मेरा कॉल ऑप्शन में कहीं ना कहीं नुकसान होगा और कैश में फायदा होगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो लॉस की फिगर है, ये टोटल लॉस की फिगर है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। एक एंगल में और देना चाहूंगा कि अभी भी कहीं ना कहीं आर्बिट्राजर्स हैं जो कॉल ऑप्शन स्ट्रैडल वगैरह स्ट्रेटजीज खेलते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं किसी एंगल में प्रॉफिट होगा, कहीं पे लॉस होगा। मुझे लगता है कहीं कैश में प्रॉफिट होगा, यहाँ पर लॉस होगा। तो मुझे नहीं लगता ये टोटल लॉस जो है ये सिर्फ वो स्पेकुलेटिव लॉस है। बाकी जो आपने कहा कि कुछ लोगों को ये एडिक्शन हो जाता है, यस, मैंने कई जगह, अभी तो नहीं बट कुछ साल पहले देखा है कि कई लोग सिर्फ टाइम पास के लिए चलो थोड़ा ऑप्शन कर लो, थोड़ा फ्यूचर कर लो, वो सब करते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा निवेशक होगा या कोई ऐसा स्पेकुलेटिव ट्रेडर भी होगा जो बार बार लॉस कर करके दोबारा उस मार्केट में और वही चीज करे जा रहा है। तो मैं इस थोड़ी थ्योरी से थोड़ा सहमत नहीं हूं। अनुराग सिंह साहब, आप किनके साथ हैं? लक्ष्मण जी, दो बातें इसमें कहता हूं। देखिए, इस देश में 14 लाख लोग सिविल सर्विसेज का एग्जाम लिखते हैं, 800 लोग सेलेक्ट होते हैं। कम से कम लाखों लोग आपको दिल्ली में तैयारी करते मिल जाएंगे साल दर साल। 7-8 सालों तक यूथ कुछ नहीं कर रहा है, बस तैयारी कर रहा है। सिलेक्शन रेट बनता है 0.05%। कोई भी सरकारी नौकरी देश में देख लीजिए, लेस देन 1% सिलेक्शन रेट है, तो भी यूथ अपने 7-8 साल देता है। ऐसे में लक्ष्मण जी 10% सक्सेस रेट मैं कहूंगा बहुत बेहतरीन है। हमें उनके नजरिए से सोचना है, उनको भी सपने देखने का हक है। अगर 10% सक्सेस रेट मिल रहा है तो देश में और भी कोई भी अपॉर्चुनिटी है उससे 10 गुना बेहतर है ये। तो लेट अस बी सिंपैथेटिक कि मार्केट जो हमें रिफ्लेक्ट कर रहा है, इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बताया। रादर देन हम ये रश करें कि लोग इतने नासमझ क्यों हैं। लोग नासमझ नहीं है, लोग समझदार हैं। जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो उसको वे इन करके ही करते हैं। मेरी समझ में वो ट्रेडर जो वो 10% सक्सेस को पॉजिटिव मान के सोचता है कि अपना भी वो 10% का दिन आएगा, उस युवा से कहीं बेहतर है जो युवा अपने 7-8 साल बर्बाद कर रहा है टू गेट अ सरकारी नौकरी जिसका सक्सेस रेट 1% से भी नीचे है, 0.5% से भी नीचे है। पहला पॉइंट देखिए, 10% पे उसके सपने टिके हैं। एवरेज नुकसान 1 लाख का आपने बताया कि एवरेज इन्वेस्टर को 1 लाख नुकसान, सेबी की रिपोर्ट में वही है, तकरीबन 1 लाख का नुकसान है। देखिए, 1 लाख को अगर हम कह तो देते हैं निवेश कीजिए, निवेश 1 लाख में वो इन्वेस्ट करेगा, उसका रिटर्न अगले साल 10% से आएगा, वो पहुंचेगा 1,10,000 पे। उसके अगले साल वो पहुंचेगा 1,21,000 में। उससे अगले साल पहुंचेगा 1,34,000। इस पे सपने पूरे नहीं होते लक्ष्मण जी। रियलिटी इज दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। वो देखता है कि यहां पर स्किल अगर मैं देखूं तो मैं जीत सकता हूं। तो और अगर वो थोड़ा सा स्किल्ड हो जाए तो उसकी सक्सेस रेट 10% नहीं रहेगा, फिर उसका ज्यादा रहेगा, फिर उसका 30-40% भी हो सकता है। ये उनकी उम्मीद है। लेट अस अंडरस्टैंड कि मार्केट जो दिखाता है वो सच्चाई है। हम उसको एनालाइज करके कहें कि दुनिया बेवकूफ है तो नहीं है, ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता। तो लेट अस, दिस इज वन नजरिया फ्रॉम अ यूथ पर्सपेक्टिव। सेकंड, एक सेबी के मैं डिसीजन पे मैं कहना चाहता हूं। देखिए,
लक्ष्मण जी बताइए प्लीज। हाँ नहीं, आप अपनी बात पहले पूरी करिए, फिर मैं आपसे एक सवाल हाँ और ठीक है, पूछूंगा। ठीक है। लक्ष्मण जी देखिए, रेगुलेटर का काम होता है मार्केट को फ्री मार्केट रखना। मैं सेबी के स्टेप से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मुझे पता है सब लोग तारीफ कर देंगे इंडिया में, बल्ले बल्ले अब तो बहुत अच्छा होगा, ये होगा। देखिए ये गलत स्टेप्स हैं, और एक फॉरेन प्लेयर को बैन करना सबसे आसान काम है, पॉपुलर भी है, देश में होगा भी। सच्चाई ऐसी नहीं होती, ऐसा नहीं होगा कि इसके बाद लोग कहेंगे कि अब सच्चाई की जीत होगी, बुराई की हार, ऐसा नहीं होने वाला है। रियलिटी इज के मनी ऑलवेज मूव्स विद फ्रॉम द डम्ब टू द वाइजर। बेवकूफ से समझदार की तरफ पैसा हमेशा मूव करता है, आगे भी करेगा। मनी स्मॉलर प्लेयर से बिगर प्लेयर पे मूव करता है, आगे भी करेगा। अब यहां शेर को सवा शेर पड़ गया, जेन स्ट्रीट आ गया वहां पे, इंडियन सेटअप में वो उनको, वो पूरा मार्केट ही उसने उसके पास पैसे ज्यादा थे, तो वो आपका गलती क्या थी? कैश मार्केट में ₹1 का ट्रेड होता है, तो फ्यूचर में ₹400 का ट्रेड हो रहा था, 1:400 का रेशो था। स्टॉक एक्सचेंज को क्या ये पता नहीं था? आप क्यों होने दे रहे हैं? आप भी अपनी फी कलेक्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी अपने टैक्सेस ले रही है, सेबी इसको इग्नोर कर रहा है। आपको इस डिसरप्शन को सॉल्व करना चाहिए था। उसका सोल्यूशन ये नहीं है कि आप एक फॉरेन प्लेयर को बैन कर दें। उसकी गलती सिर्फ ये तो है वो कि ऐसा करते हैं, इंडिविजुअल मामले पे थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, चूंकि इसमें बहुत सारी चर्चा हो चुकी है, अलग हाँ अलग हाँ राय हाँ निकल कर आएगी। लेकिन आपने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कही कि एफएनओ को लेकर के आपने एक बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव दिया, अरुण जी ने भी अलग पर्सपेक्टिव दिया। तो एक सवाल आपसे पूछूं, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा समय होगा तो। ये जो आप करें कि अगर आप कर ही रहे हैं, 10% प्रोबेबिलिटी आपकी है, तो बाकियों के मुकाबले ज़्यादा अच्छा चांस यहाँ पर है। आपको सीखना चाहिए, कुछ टूल्स सीखना चाहिए, कुछ टेक्निक आपको होनी चाहिए। तो कौन सी टूल्स, कौन सी टेक्निक होनी चाहिए? क्योंकि अब तो एआई का ज़माना आ गया, अब तो ऐसे ऐसे हाँ। फास्ट सॉफ्टवेयर आ गए जो एग्जीक्यूट करते हैं ट्रेडिंग को। देखिए लक्ष्मण जी, मैं इसमें ये तो नहीं, देखिए हमारा फंड तो हम इसको सिर्फ हेजिंग टूल के तरह से यूज करते हैं कि हमने कोई कैश पोजीशन ली है तो उसको हमने डाउन साइड प्रोटेक्ट करने के लिए हमने पुट ऑप्शन ले लिए। हेजिंग की तरह से यूज कीजिए तो ठीक है। लेकिन फॉर अ पर्सन हु जेन्युइनली ट्राइंग टू लर्न, एक चीज समझिए, इसमें भी, इस लेसन में भी एक लर्निंग निकल के आती है। अगर आप मार्केट में, अब देखिए आपको कॉन्ट्रा माइंडसेट रखना ही पड़ेगा इन्वेस्टिंग में, चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला मार्केट में 10% रिटर्न है, 10 से ऊपर चाहिए तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहां पर भी आपको कॉन्ट्रा सीखना पड़ेगा। वो कोर्स जो सब कोई सीख रहे हैं मार्केट में वो तो ओपन है, आप उसके अगेंस्ट चलिए तो पैसे बनेंगे। एंड यहां पर भी अगर आपको 2 दिन में कोई आदमी समझदार होता, देखता कि यार ये बैंक निफ्टी इतना अट्रैक्टिव ऑप्शन प्राइस दिखता है लेकिन दिन के एंड में यार लॉस हो जाता है, तो 2 दिन के बाद तीसरे दिन आप उसका रिवर्स ट्रेड लीजिए, वो है समझदारी। तो स्किल होगी, वो पैसा कमा लेगा। अल्टीमेटली पैसा ना समझ से समझदार के पास मूव करेगा। हर्ड के साथ चलेंगे तो नहीं बनेगा। तो मेरे पास कोई ऐसा हट के कोर्स नहीं साथ है, चलेंगे तो लेकिन हाँ। हाँ, मेरे पास कोई ऐसा ना ना मैं जनरली रेकमेंड करता हूं। लेकिन अगर ये फुल टाइम जॉब अगर आप कर रहे हैं इसको, तो फिर मेहनत कीजिए और थोड़ी हिम्मत रखिए अगेंस्ट द हर्ड जाने की। हर्ड के साथ चलेंगे पैसे नहीं बनेंगे, इन्वेस्टिंग में कभी भी नहीं बनते हैं ऐसे नारायण एबनॉर्मल शाह पैसे। साहब, फाइनल कमेंट आपका। ये प्रश्न मेरे लिए है? सॉरी, मैंने आपको आवाज नहीं आई थी। जी हाँ। हाँ, मैंने कहा कि आपके लिए प्रश्न है। आपने एफएनओ ट्रेडिंग पे अनुराग जी के पूरी राय यहाँ पे सुनी आपने, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, इन्होंने बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव दिया। अरुण मल्होत्रा वो साहब, अपनी अनुराग जगह जी एक पर, तरफ है, आप दोनों आदमी एक तरफ हैं। नहीं, अगर हम दोनों सहमत होते तो फिर किसी एक की जरूरत नहीं होती ना लक्ष्मण भाई। तो वो अपनी जगह पर हाँ। सही है, मैं मेरी जगह पे सही हूँ। तो हाँ, फर्क ये है कि 10% और 90%। और ये जो बात कर रहे थे अनुराग भाई, लोगों को सीखना चाहिए। अब 10% 90% में से आप मुझे बताइए, जिस प्रकार से लोग कारोबार करते हैं एफएनओ में, इनके पास समय ही नहीं है, इनको सिर्फ नोट गिननी है। तो फिर मिलेगी नहीं। तो ठीक है, ये होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा कि जो जो आए हैं एफएनओ में, वो सिर्फ नोट गिनने के लिए आते हैं, सीखने के लिए नहीं आते हैं। हाँ, वो चाहते हैं कि बिल्कुल दिन दूनी रात चौगुनी पैसा कमा लें, भले ही उसके डीप में नहीं जाएं।
और अनुराग सिंह जी ने बड़ा अच्छा कहा कि इसको आप हम लोग ये लोग इस्तेमाल भी करते हैं तो हेजिंग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ नोट छापने की मशीन के तौर पे मत करिए। और नोट छापने की मशीन वैसे कुछ होती नहीं है, वो आरबीआई के पास ही होती है। आप अपने घर में लगाइए तो बड़ा नुकसान करेगा, स्वाभाविक सी बात है, इसलिए इससे बच करिए। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग सी चर्चा रही आप सभी मेहमानों के साथ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो के लिए समय निकालने के लिए। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।